निभाना प्यार बड़ा दुश्वार है, प्रेम दे बाजार विच सिरां दा व्यापार है। गुरु ना निभाना प्यार बड़ा दुश्वार है, प्रेम दे बाजार। हेलो सैम जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। I think I have a lead. पतंगा फिर बन के पतंगा फिर जिंद नू लुटाना अगे नू वधा के। हाँ जी भाई जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। होशियारपुर चल के आना है हमें। ठीक है जी, कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे। फिर कब आ सकते हो? आप बताओ जी कितने टाइम पे जाना? अभी चलते हैं, अभी आ जाओ। ठीक है जी, मैं 1 घंटे से आएगी। धन धन सतगुरु तेरे यार, धन धन सतगुरु तेरे। दुनिया दे नाल ओना वास्ता की रखना, जहर दा प्याला जिन्ना प्रेम पिछे चखना। होना झूठी दुनिया च मन नू फसाउणा की अगे नू वधा। किसी रेस्टोरेंट पे रोक लेना चाय के लिए। ठीक है जी सर। भाई जी इतने ना मेरे ढाबा जी, कसेठी ढाबा। अच्छा, चाह बहुत वधिया जी। ऐसा क्या खास है उसमें? बाकी तो पता नहीं जी, पर बंदा बड़ा खास है जी। वो कैसे? ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਟੈਂਪੂ ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, पर कोशिश तो कर सकते हैं भाई। तो फिर एक काम करो, अशोक को भी वहीं पे बुला लो। ठीक है भाई जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या हाल है भाई जी? बढ़िया। और एसीपी साहब आज क्या नया ले आए? नया बहुत कुछ लेके आया। मैं तो फिर से नरदीप के पास होशियारपुर से भी वापस आ गया जाके। अच्छा, तो क्या कहा फौजी ने? फौजी ने कहा, मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 32 बोर का जो रिवॉल्वर होता है उसकी क्या क्षमताएं होती हैं, मतलब क्या होता है, क्या उसके गुण हैं? ये कोई मतलब ना तो पुलिस का वेपन है, ना ये फौज का वेपन है। तो इसको सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे 32 बोर पिस्टल होती है, 32 बोर रिवॉल्वर होती है। ओके। तो इसका मतलब अलग अलग फंक्शन वाला सिस्टम होता है इसका। 32 बोर का रिवॉल्वर और पिस्टल दोनों हो सकते हैं जी। ओके। तो पिस्टल का ऐसा है, इसमें जैसे मैगजीन डलता है। जो रिवॉल्वर है जब उसको फायर करते हैं हम, जो उसका खाली केस होता है, खोखा होता है जिसको बोलते हैं। हाँ जी। वो अपने अंदर ही रखती है, वो गोली का जो खोखा हाँ, होता है। जी 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 जी। ठीक है। और जो पिस्टल होता है, हाँ जी, पिस्टल वो साथ ही साथ जैसे फायर होता है, हाँ जी, तो पिस्टल उसको बाहर फेंक देता है। ओके जी। और इसकी जो जैसे मारक क्षमता की हम अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन 45 से 50 मीटर की दूरी पे मतलब गोली लग जाए तो 99% चांस है, अगर हिट हो जाए, हेड में हिट हो जाए या हार्ट में हिट हो जाए तो इंसान मर जाता है। वो नहीं करती। मतलब 40-50 मीटर से ज़्यादा की अगर दूरी है तो वो उतनी इसकी मारक क्षमता कम हो जाती है। मारक क्षमता कम हो जाती है उसकी। ओके। जैसे वे हम फायर करते हैं, हाँ तो इसका जो बुलेट होता है, जैसे वो बाहर निकलता है तो उसकी स्पीड इतनी होती है, अभी वो 950 मीटर से लेके 1000 मीटर तक
मतलब 1 किलोमीटर तक पर सेकंड के हिसाब से इतनी स्पीड से चलती है। ओके जी जी तो ये रिवॉल्वर की और पिस्टल की दोनों की कैपेसिटी सेम होती है? जी तकरीबन सेम ही होती है। ओके जी ओके क्या मनोज जी ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं 5 फुट की दूरी से अगर कोई फायर करता है तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि जो राउंड है चाहे वो पिस्टल से फायर किया जाए चाहे वो रिवॉल्वर से फायर किया जाए कि वो आपके कपड़ों में ही फंस के रह जाए? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर किसी हड्डी में जैसे कोई शरीर की मोटी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है कोई, तो अगर उसमें बोल्ट हिट होता है बीचों बीच में, तब मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को भी शायद बीच में रह जाए बोल्ट। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 16-17 साल फौज की नौकरी करके आया हूँ। ओके अभी मैं पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, मेरा ये ग्राउंड का एक्सपीरियंस है। आप ये बताएं कि अगर पीछे से 5 फुट की दूरी से अगर कोई कमर में किसी की गोली कोई मारता है तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी? सर जी ऐसा है, आप मेरे से सुनना क्या चाहते हो? मतलब आप एक वकील की तरह मेरे से मतलब सवाल जवाब कर रहे हो। आप मेरे बताओ ना, आपको मतलब क्वेश्चन आपका क्या सवाल है, आप क्या सुनना चाहते हो? चलो मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ। मनोज जी आपने छत्रपति मर्डर केस के बारे में सुना होगा जो पिटाई से रिलेटेड है। मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। उसके बारे में मैंने वकील से डिस्कस किया था तो वकील साहब ने मुझे बताया कि इसमें तो बहुत तगड़ा झोल है। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं आपसे जो क्राइम सीन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। जी आप मेरे को आपके पास क्राइम सीन का डॉक्यूमेंट है ना? जी तो हाँ, आप मेरे को ग्राउंड दिखाओ, मैं आपको 2 मिनट में केस समझा देता हूँ। ये क्राइम सीन का पेपर है तो आप इसको देखें प्लीज। सर जी ये ए है, ये रामचंद्र छत्रपति है। हाँ जी और ये बी है, इनको टारगेट किया है। हाँ जी गोली चलाने वाले बी है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो इनका ए और बी का डिस्टेंस 5 फीट का है। हाँ जी ये सी और डी ये जो साइड में है ये चश्मदीद गवाह है मौके के। हाँ जी तो बी ने जब ए पे 5 फीट पे फायर किया है, हाँ जी तो ये हम कैसे मान ले भी मतलब 5 फीट से बंदे की पैंट में मतलब गोली रहेगी। हाँ जी बंदा चाहे जितना मर्जी मोटा हो, 5 फीट से अगर कोई इंसान गोली चलाएगा हाँ जी तो वो तो बंदे की जांग फाड़ के धरती में घुस जाएगी। आप मेरे साथ ग्राउंड पे चलो, मैं आपके ग्राउंड पे समझाता हूँ कार्रवाई। ओके ठीक। अब जो घटना हुई मैं इसको आपको ग्राउंड पे मतलब सही तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये घर है छत्रपति का, जहाँ पे घटना घटित हुई है वो गली है। हाँ जी आप वहाँ चलिए एक बार। नवी यहाँ बेटे, यहाँ ठीक वहाँ है। चल। हाँ ठीक है सर, थोड़ा पीछे। अब ऐसा है, पहली गोली कैसे लगी? पहली गोली यहाँ लगी जी। यहाँ पे लगी, एम लो। मतलब जैसे यहाँ से गोली यहाँ पे लगी आपकी जांग पे। हाँ अगर ये बंदा यहाँ से फायर करेगा, हाँ जी आपकी जांग पे गोली लगती है। हाँ यहाँ से बुलेट आउट होते ही आपकी जांग को फाड़ के पीछे निकल जाएगी। अच्छा मतलब जमीन में धस जाएगी। हाँ जी। उसके बाद आपको दूसरी गोली कैसे लगी है? दूसरी गोली यहाँ पे लगी जी, यहाँ पे। अब एम कर भाई। अगर यहाँ से ये दोबारा मतलब यहाँ गोली मारता है, हाँ ये आपके पेट में से होती है, आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी में हाँ लगती है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के अगर रीढ़ की हड्डी साइड में रह जाती है, अगर वैसे निकल जाती है, तब भी वो मतलब पीछे से गोली जैसे सामने से निकलती है पीछे हॉल करके निकल जाती है। अच्छा ठीक है। उसका तीसरी गोली कैसे लगी आपको? तीसरी गोली जी यहाँ लगी बैक पे। एम कर भाई। अब जैसे तीसरी गोली यहाँ से यहाँ पे लगी है, हाँ जी। अगर ये गोली यहाँ लगती है, यहाँ से लगने के बाद वो आपके यहाँ से बीच में से होती फाड़ के वो आगे निकल जाएगी। पेट को फाड़ के निकल पेट को फाड़ के निकल जाएगी। ओके। अब चौथी गोली कैसे लगी आपको? चौथी गोली यहाँ जी कमर में लगी, कमर में। कमर में लगी, यहीं पे लगी है। हाँ हाँ। अब यहाँ से ये चौथी गोली मतलब फायर करता है। हाँ। तो चौथी गोली अगर यहाँ लगती है, यहाँ से वो आपके पेट में से निकल के वो आगे निकल जाएगी। रुकने का मतलब ही नहीं है। रुकने का मतलब ही नहीं है। अभी आप यहाँ खड़े हो, छत्रपति यहाँ खड़ा है, फायर करने वाला यहाँ पे खड़ा है। हाँ। हाँ जी। ये जो यहाँ पे 2 विटनेस आई विटनेस खड़े हैं, ये बंदे मतलब झूठ बोल रहे हैं। ओके। अब इतनी दूरी से यहाँ पे फायर हो जाए और आप कह रहे भी वो गोली बीच में रहेगी। हाँ। कोई जितना मतलब बड़ा एक्सपर्ट है वो भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। ओके।
एक अनजान व्यक्ति भी इस चीज को नहीं मानेगा अगर कोई मतलब जिसने एक आधी बार फायर किया हो। अभी इतनी दूर से गोली नहीं चली है, आप मान के चलो कम से कम वो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ जी, इतनी दूर से फायर किया। ओके, अगर इतनी दूर से फायर करेंगे ना तब भी वो गोली बीच में नहीं रहेगी, फिर भी निकल तब भी बाहर निकल जाएगी, इतना फोकस होता है गोली का। सर और कुछ पूछना चाहते हैं इस केस के बारे में आप? बस इतनी बात थी जी। चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ पूछना चाहते हो बताओ। ठीक है चलो चाय पीते हैं। चलिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 5 फीट की दूरी से अगर कोई फायर करता है तो राउंड कपड़ों बिल्कुल फंस जाए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर किसी हड्डी में नहीं लगता, अगर वो ऑर्गन को पंचर करके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और अगर कोई आदमी उसके पीछे भी खड़ा है तो उसको भी हिट कर सकता है अगर 5 फुट की दूरी से। बिल्कुल कर सकता है। ओके, सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा, मैं सीक्वेंस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली गोली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। कोई गोली ऊपर से नीचे आ रही है, कोई गोली नीचे से ऊपर जा रही है, कोई पीछे से लग रही है। इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीजिए सर। हो सकता है पहली गोली फिर पेट में, या फिर पहली गोली पेट में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पहली थाई में लगी, फिर पीछे से आई गोली, फिर नीचे से ऊपर गई। गोली नीचे से ऊपर कैसे जा सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा है यार। ये भाई जी मैं बोल रहा हूँ कुछ? हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं। भाई जी 2 बंदे खड़े आपस 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ओके, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ओके, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀ। ओके, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਗੋਲੀ ਗੋਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। देसी है, सही बात है। भगत जी डॉक्टर नरदीप ने क्या कहा? डॉक्टर ने हाँ जी, सैम जी जो आपकी क्वेरी थी कि 4 बुलेट्स तो चौथी बुलेट क्यों नहीं निकाली गई जी, तो उसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस है कि जो सिविल हॉस्पिटल सिरसा में जो दिखाया कि 3 बुलेट्स शरीर में लगी, एक्सरे में 2 बुलेट्स आती हैं जी, पीजीआई रोहतक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली 2 बुलेट्स हैं, ओके, और फिर अपोलो हॉस्पिटल में कोई भी बुलेट शरीर में नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम एनालिसिस जो एम्स में होता है उसमें वो 1 बुलेट दिखाती है जी। तो ये चीज़ हमने समझनी है कि एंट्री पॉइंट्स 3 बुलेट्स के हो रहे हैं, एक्सरे में 2 बुलेट्स आ रही हैं, फिर वो जाके रोहतक में भी वो 2 बुलेट्स ही मिलती हैं, लेकिन फिर वो आपके अपोलो हॉस्पिटल में गायब हो जाती हैं बुलेट्स, और लास्ट में जब पोस्टमार्टम एनालिसिस देखते हैं तो उसमें वो 1 बुलेट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। लास्ट वाली जो बुलेट वो या तो उसको लगी नहीं है जी, ठीक है, अगर नहीं लगी है तो फिर उन्होंने उसको डाला है। सेकंड पॉइंट, रिब फ्रैक्चर। ओके, सिविल हॉस्पिटल सिरसा बोलता है कि रिब फ्रैक्चर हुआ जी, जो रिब फ्रैक्चर की बात सिरसा हॉस्पिटल कह रहा है वो रोहतक के हॉस्पिटल में नहीं मिला। ओके, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में रिब फ्रैक्चर का कोई जिक्र नहीं हुआ, ओके, और पोस्टमार्टम एनालिसिस में भी रिब फ्रैक्चर नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट जी, लिवर के बारे में पीजीआई रोहतक जो है वो कोई मेंशन नहीं कर रहा है, ओके, मतलब वो लिवर को नॉर्मल कह रहा है, ओके, जबकि अपोलो हॉस्पिटल में लिवर में जख्म दिखाया गया है। ओह रियली? जी। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ओके, एक शरीर में हमारे एक अंग रहता है उसको कहते हैं डायफ्राम। ओके, ये छाती के अंगों को और पेट के अंगों को अलग करता है। ओके, तो जो डायफ्राम है इसकी इंजरी का पोस्टमार्टम में जो है इसका जिक्र मिल रहा है, जबकि ये डायफ्राम है ये हमारी तीनों रिपोर्ट्स के अंदर नॉर्मल दिखाया गया है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये पोस्टमार्टम एनालिसिस है एम्स का। ओके, हम पोस्टमार्टम एनालिसिस देखते हैं दिल्ली का तो वो कह रहा है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, मतलब कुछ उनको नज़र ही नहीं आया बीच में। ओके, तो इसका मतलब कि इलाज जो है वो किसी और चीज़ का चल रहा था,
कॉज ऑफ डेथ कुछ और हुआ है। ओके। और इन सारी में हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है सारा के सारा ये कहीं ना कहीं पे फर्जी है। तो डॉक्टर साहब, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि पत्रकार छत्रपति की जो मौत है वो गोली लगने से नहीं हुई? उसकी मौत को या तो रोहतक पीजीआई में प्लान किया गया या अपोलो हॉस्पिटल में प्लान किया गया? पॉसिबिलिटी है। ओके। आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे प्रोवाइड करा दीजिए। ओके। मैं आपको देख कर ये सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली बता दूंगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ थी। ओके, श्योर। बग्गा जी, अगर मैं जज होता ना इस केस में, पहले मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर यहाँ तो पूरे की पूरी दाल ही काली है। बग्गा जी, ये बात ऐसे सोल्व होने वाली नहीं है। आप ऐसा करते हैं कि सारे एक्सपर्ट्स को एक जगह बुलाते हैं। मुझे ना डॉक्टर साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे, वो कोर्ट से मिले नहीं। बग्गा जी, अब तो बात ऐसी है, आप मुझे जो बताओगे ना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसे ऐसे हाजिर होंगे। अब इसके अंदर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा जहाँ साहब, मुझे ना छत्रपति मर्डर केस में पूज्य पिताजी के निर्दोष होने के कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। ये तो मुझे क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ है, लेकिन हुआ क्या ये पता नहीं चल पा रहा है। आप कागजात भेजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको कागजात भेजता हूँ। रामचंद्र छत्रपति को पीछे के रास्ते से बुलाया गया, लेकिन रामचंद्र छत्रपति आगे के रास्ते से बाहर आकर पीछे गए। मौका वारदात पर 5 गोलियां चली। दोनों हमलावरों के हाथ में पिस्तौल थे, लेकिन गोली सिर्फ कुलदीप ने चलाई। गोली चलाने के बाद कुलदीप ने पिस्तौल निर्मल को दे दी। निर्मल पिस्तौल लेके फरार हो गया और कुलदीप पकड़ा गया। निर्मल ने खुद तो गोली चलाई नहीं, कुलदीप की बंदूक लेकर और भाग गया। रामचंद्र छत्रपति जख्मी होकर नीचे गिरे, फिर उसके बाद 40-50 कदम आगे बढ़े, फिर नीचे गिरे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 गोली चली नहीं, या फिर इसका ब्यौरा चश्मदीद गवाह की गवाही से मेल नहीं खाता था। 4 गोली लगने के बाद तो बहुत खून बहना चाहिए था। छत्रपति जी 50 फुट चले भी, 2 जगह गिरे भी, उसके बाद पुलिस को केवल 2 ग्राम मिट्टी में ही खून मिला। इसका मतलब खून का रिसाव बहुत कम था। झाजी, गोली आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह चली। छत्रपति गोली खाते समय गोल गोल घूम रहे थे क्या? राजमणि जी, मामला गंभीर है, आप रहने दीजिए। दुनिया दे नाल ओना वास्ता की रखना, जहर दा प्याला जिन्ना प्रेम पिछे चखना। ओना झूठी दुनिया च मन नू फसाउणा की, अगे नू वधा के पैर पिछे नू हटाउणा की, बन के भरनी। अगर हत्यारे का इरादा 5 फुट की दूरी से हत्या करने का था, तो वो गोली पीठ में, पेट में और जांग पे क्यों मारेगा? वो सीधा सीने में मारेगा या सर पे मारेगा? इसका मतलब है गोली दूर से लगी। अगर हमलावर नौसिखिए थे तो दूर से निशाना नहीं भेज सकते थे, और अगर गोली 5 फुट की दूरी से चलती तो अंडरवेयर में फंसकर ना रुकती। गोली दूर से चलने का मतलब अंशुल छत्रपति और उसके बहन भाई ने अदालत में झूठी गवाही दी। पेट और अंडरवियर में ट्रैप होने वाली गोली नीचे से ऊपर की तरफ गई, तो क्या इसका मतलब गोली नीचे से चली? हो सकता है गोली जमीन पर लगकर उछली हो। सवाल यह है कि पहली गोली कौन सी लगी। अगर गोली कमर में लगी तो इसका मतलब छत्रपति भाग रहे थे। अगर गोली इतनी नजदीक से मारी गई और वो पेट में और जांग में मारी गई, तो इसका मतलब कि वो हत्या के इरादे से नहीं मारी गई। झा साहब, आप तो कह रहे थे कि एक हमलावर के पास नकली पिस्तौल थी, तो इसका मतलब वो मारने थोड़ी गए थे, वो तो डराने गए थे। अगर डराने गए थे तो कमर में 2 गोली मारने का क्या औचित्य था?
हो सकता है पहली 2 गोलियां भागते हुए कमर में लगी और बाकी की 2 गोली नीचे गिरने के बाद मारी गई हूँ। अगर ऐसा है, गोली पेट में और अंडरवियर में तभी फंसेगी जब हमलावर कम से कम चौथे मंजिल से गोली चला रहा। तो फिर बैक में लगने वाली बुलेट्स के जख्म ऊपर से नीचे की तरफ होने चाहिए थे, बट रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं। बस फिर इसका मतलब यही है कि रामचंद्र छत्रपति का परिवार उसकी हत्या में शामिल है। सैम जी, अगर यह गोली अंडरवियर में फंसने वाली बात सच नहीं होती ना, तो सीबीआई कभी इस तरह का बेतुका तर्क कोर्ट में नहीं रखती। थोड़ा धैर्य रखिए, हमें मालूम है कि जांच में कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि छत्रपति के बच्चों ने हत्या की साजिश रची, उसे अंजाम दिया और पूज्य पिताजी जैसे शख्सियत पर वो इल्जाम डाल दिया। अगर धुआं उड़ा है तो आग भी कहीं न कहीं लगी होगी। इसके लिए केस के बाकी पहलू को भी समझने की जरूरत है। आप भी किसी पत्रकार से मिलकर इस घटना से संबंधित छपी खबरों के बारे में जानकारी जुटाएं। मैं भी वकील से बात करता हूँ। सैम जी, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बोले थे, अगर वो मिल गए हों तो भिजवा दीजिए। जी डॉक्टर साहब, ऑन द वे हैं, कल परसों तक आपको मिल जाएंगे।